कब की है? तभी आएंगे भाई साहब। पक्का लेके आऊंगा यार, क्या बात कर दी। ठीक है। ठीक है, मैंने लाइव कर दी होगी। चलिए, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी भाई? स्वागत है आप सभी का। आज आपकी फिजिक्स की पहली क्लास है और आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए हैं भाई। चलो आ जाओ, जुड़ जाओ आप सब लोग। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बहुत खूबसूरत से, बहुत प्यारे से प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित में। चलिए, ठीक है, आ जाइए सब लोग, जुड़ जाओ पहले फटाफट से। चलिए, ठीक है। ऑडियो वीडियो एवरीथिंग इज क्लियर? ठीक है, सब कुछ ठीक है? ऑडियो वीडियो आवाज आ रही है? बढ़िया, परफेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है भैया किसी को? चलो, जुड़ जाओ सभी लोग, जुड़ जाओ भैया, सभी लोग आ जाओ फटाफट से। चलिए, मैं लगातार आपके कमेंट खोलने की कोशिश करता हूं और मतलब कर रहा हूं, और ठीक है, खुल भी जाएंगे। तब तक मैं आप सभी का, ठीक है, अभिवादन स्वीकार कर लेता हूं। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या बात है, बहुत तेजी से बच्चे जुड़े हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मोस्ट वेलकम सर फिजिक्स की क्लास के लिए। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। चलिए, आ जाइए जल्दी से फटाफट से। चलिए, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी। सर आज तो हम दोबारा मिल गए। दोबारा क्यों बेटा, अभी तो लेखपाल वाले बच्चों के लिए अभी हम एक बार और मिलेंगे। ठीक है, अब दो दो बार मिला करेंगे हम आपसे। एक पॉलिटी में और एक जो है ना, हालांकि पॉलिटी में जल्दी बिछड़ाव भी हो जाएगा, पॉलिटी में जल्दी बिछड़ भी जाएंगे। इसी सप्ताह की बात है और मैक्सिमम अगला सप्ताह। चलिए, तब तक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए, लव यू ऑल बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत शुभाशीष आशीर्वाद। आप स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, जिंदाबाद रहें, मस्त रहें आप। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी की बातचीत करते रहेंगे। चलिए, आराम से। देखो भाई, फिजिक्स, ठीक है ना, भौतिक शास्त्र। अगर मैं ईमानदारी से आपको एक बात बताऊं, भौतिक विज्ञान अपने आप में कितना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर हम रोजाना 2 से 3 घंटे भी अगर पढ़े तो लगभग 1 से 1.5 सालों का हमें समय लग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे वो सब नहीं पढ़ना। हमें यहाँ पर केवल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, हमें केवल वही, ठीक है ना, और उन्हीं चीजों को देखना है लगातार जो एग्जाम्स में, पिछले काफी सारे एग्जाम्स में, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, खासकर वनडे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो हमारा मेन फोकस वही होगा। चलिए, तो ये हमने आपसे बातचीत कर ली। आइए, हमारा, ठीक है, आज का जो टॉपिक है वह है मापन एवं मात्रक। ठीक है, मापन एवं मात्रक। ठीक है, हालांकि बच्चों शुरुआत इसी से करनी चाहिए। इससे इसलिए शुरुआत करनी चाहिए इस टॉपिक से क्योंकि ये फिजिक्स का बिल्कुल बेस है। और देखो, हर सब्जेक्ट में ना, ठीक है, हर सब्जेक्ट में एक बेस टॉपिक होता है जिससे अगर हम स्टार्ट करें तो उस सब्जेक्ट की जो एक्चुअली जो बच्चे, जो पूरी की पूरी उस सब्जेक्ट की नींव है वो हमारी मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इस सब्जेक्ट की, फिजिक्स सब्जेक्ट की जो नींव है वो मापन एवं मात्रक है। बात समझ में आ रही है? क्या है मापन एवं मात्रक? ओके, मेजरमेंट एंड यूनिट। चलिए, मापन एवं मात्रक तो थोड़ा सही से लिख देता हूं क्योंकि आज पहला चैप्टर है फिजिक्स का, और बढ़िया से लिखता हूं बच्चों, मापन एवं मात्रक। और इसमें भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना कि और सब्जेक्ट में आता है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ठीक है ना, किसी भी बच्चे को। मापन एवं मात्रक, ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है फिजिक्स में, मापन एवं मात्रक। और मापन एवं मात्रक की जो शुरुआत होती है, ठीक है, इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है वो होती है क्वांटिटीज, राशियों से। तो चलिए भाई, ठीक है, चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है? तो चैप्टर की शुरुआत होती है बच्चे राशियां।
राशियां, ठीक है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, राशियां, ठीक है। देखो हिंदी में, ठीक है, शब्द यूज किया गया है राशियां और अंग्रेजी में शब्द है क्वांटिटी। तो इंग्लिश का जो शब्द है ना क्वांटिटी, वो ज्यादा क्लियर कर देता है इसको, ठीक है। तो सबसे पहली बात होती है कि साहब राशियां होती क्या है, क्वांटिटी होती क्या है, ठीक है। जैसे भौतिक राशियां हैं, तो आज हम बच्चे क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो इतना तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सर आज हम राशियां पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स में जो राशियां हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से राशियों से बन जाता है, ठीक है। स्टूपिड सा क्वेश्चन होता है, लेकिन एक्चुअली बच्चों का गलत हो जाता है। और क्यों गलत हो जाता है उसके बारे में भी मैं आपको बहुत डिटेल में और डिस्कस में बताऊंगा, आराम से अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, बढ़िया तरह से डिस्कस करके। तो सबसे पहली चीज होती है राशियां। तो भैया बोला यह जाता है कि जिसे मापा या तौला जा सके उसे राशियां कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जिसे आप माप सकें, जिसे आप तौल सकें। और अगर आप माप या तौल सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। जैसे 2 चीजें, देखिए आप जितने भी बच्चे यहां पर इस लेक्चर को देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूं कि आपकी हाइट क्या है, तो आप जब अपनी हाइट बताएंगे ना, तो आप उसमें एक न्यूमेरिक वैल्यू को बताएंगे। जैसे कोई बताएगा कि सर 150 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा सर 161 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा सर 170 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा सर 172 सेंटीमीटर है, कोई कहेगा सर 180 सेंटीमीटर है। कुल मिला के अलग अलग बच्चे जो है ना अपनी अलग अलग हाइट बताएंगे, लेकिन जो भी बताएंगे, ठीक है ना, उसमें एक मैथमेटिकल वैल्यू होगी, वही होगा बच्चे संख्या। तो देखिए मेरी पहले मेरी बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो सबसे पहली बात होती है राशियां क्या है, ठीक है, क्वांटिटीज क्या है। तो साहब जिसे, ठीक है, संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, प्रकट किया जा सके, किया जा सके, ठीक है। और अगर संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके तो मतलब है साहब, ठीक है, मापा और तोला जा सके। मतलब सिंपल सा क्या है सर, जिसे मापा और तोला जा सके, जिसे मापा और तोला जा सके, तोला जा सके, तोला जा सके, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग सर राशियां कहेंगे, क्वांटिटीज कहेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने पूछा लंबाई कितनी है, सबने बता दिया साहब, अपनी अपनी सबने बता दिया, ठीक है। विकास यादव ने बता दिया, ठीक है ना, और प्रिंसी ने भी बता दी, ज्योति ने भी बता दी, सोनू ने भी बता दी, विवेक ने भी बता दी, ठीक है, अनूप ने भी बता दी, संजय ने भी बता दी, ठीक है ना, दिग्विजय यादव ने भी बता दी, श्याम गुप्ता ने भी बता दी, ठीक है भैया, सबने बता दी, ठीक है, सबने अपनी अपनी बता दी। किसी ने कही सर मेरी 150 सेंटीमीटर है, किसी ने 157 है। इस तरह से मैंने पूछा कि आप खूबसूरत कितने हैं। मैंने दूसरा सवाल मैंने पूछा कि मैंने कहा भाई दिग्विजय यादव तुम कितने खूबसूरत हो, ठीक है। दिग्विजय यादव नाम का एक लड़का भी है, ठीक है ना, और इनसे मैंने पूछा कि ठीक है दिग्विजय भाई तुम कितने खूबसूरत हो, या फिर मैंने विकास से पूछा, या फिर मैंने नेहा से पूछा, ठीक है, कि तुम कितने खूबसूरत हो। तो भाई आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या जवाब होगा कि सर मैं बहुत खूबसूरत हूं। तो बहुत मतलब बहुत का मतलब क्या होता है, बहुत का मतलब ऋतिक रोशन से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने पूछा कि आप कितने खूबसूरत हैं, तो आपके पास संख्या नहीं होगी जिसके रूप में आप उसे प्रकट कर सके। तो इसका मतलब है खूबसूरती राशि हो ही नहीं सकती बस। लेकिन लंबाई राशि हो सकती है, द्रव्यमान राशि हो सकती है, समय राशि हो सकती है, टेम्परेचर राशि हो सकती है, कार्य राशि हो सकती है, बल राशि हो सकती है, आवेग राशि हो सकती है, संवेग राशि हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? खूबसूरती राशि नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने आप सब लोगों से पुटअप किया कि आप लोग मुझसे कितना प्रेम करते हो, कितना प्यार करते हो आप लोग मुझसे। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास क्या जवाब होगा? सर बहुत सारा करते हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, संख्या के रूप में प्रकट करके बताओ कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। तो आपके पास है कोई न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें आप मुझे बता सके कि सर मैं आपसे इतना प्यार करता हूं? नहीं ना। कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत नफरत करते होंगे, क्यों भाई दिग्विजय? कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा नफरत करते होंगे। तो मैंने पूछा भैया कितनी नफरत करते हो मुझसे, ठीक है। तो आपके पास कोई संख्या नहीं होगी। तो इसका मतलब है प्यार हो गया, नफरत हो गया, ईर्ष्या हो गई, लोभ हो गया, लालच हो गया, ठीक है, ये कोई राशियां नहीं है। मेरी बात आ रही है ना समझ में? राशियां क्या है? जिसे आप संख्या के रूप में प्रकट कर सके, वो एक्चुअली राशियां है। बात समझ में आ रही है? तो जिसे आप संख्या के रूप में प्रकट कर सके वो क्या होती है? वो आपकी राशि होती है। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके वह राशि है, ठीक है, अर्थात जिसे मापा या तौला जा सके। तो ये बात क्लियर है। अब यहां पर बात आती है सर भौतिक राशियां क्या है।
भौतिक राशियां, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? इनको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, ठीक है। ये तो सिंपल मैंने राशियां बताई कि राशियां क्वांटिटी क्या है। तो क्वांटिटी का सिंपल सा मतलब है कि साहब जिसे आप संख्या के रूप में प्रकट कर सके, अर्थात अगर संख्या के रूप में प्रकट कर सके तो इसका मतलब है कि जिसे मापा या तौला जा सके, ठीक है भैया, जिसको मापा या तौला जा सके, जिसे संख्या के रूप में प्रकट कर सके, मतलब जिसे मापा या तौला जा सके, ठीक है। मतलब आपके पास एक मैथमेटिकल वैल्यू आए और आप उस मैथमेटिकल वैल्यू में उसको प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, वो होती है राशि। अब भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है सर, फिजिक्स के रूल्स है, ठीक है, फिजिक्स के नियम है। आप फिजिक्स के नियमों को संख्या के रूप में प्रकट कर रहे हैं, तो फिजिक्स के नियमों को जब आप संख्या के रूप में प्रकट कर रहे हैं तो वे भौतिक राशियां होती हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं भौतिकी के रूप नियमों को, भौतिकी के नियमों को संख्या के रूप में ठीक है, प्रकट करने वाली, ठीक है ना, पदों को भौतिक राशियां कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। देखो ये चैप्टर आपका इसलिए जरूरी है, भौतिक राशियां कहते हैं, ये चैप्टर आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपका फंडामेंटल क्लियर होगा, जो अभी तक शायद आपका नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और 11th-12th में भी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे होंगे, लेकिन जो आपके बेसिक्स है वो आप क्लियर होंगे आपके, ठीक है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल, ठीक है, बॉटम से बिल्कुल, बॉटम टू टॉप, ठीक है, बिल्कुल नीचे से ऊपर जाना है, जो कहते हैं ना जीरो टू हीरो, बिल्कुल लो लेवल टू हाई लेवल। तो हम वैसे चलेंगे और हम समझेंगे सारी चीजों को। तो ये हो गई सर भौतिक राशियां, चलो ठीक है, हमें डेफिनेशन पता चल गई भौतिक राशियों की। अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, जरा देखना बच्चे, ठीक है। मैंने किसी से पूछा, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई विकास लड़का है, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी लंबाई कितनी है, भैया तुम्हारी लंबाई कितनी है? तो उसने मुझसे कहा कि सर मेरी लंबाई जो है वो 172 सेंटीमीटर है। कितनी है? 172 सेंटीमीटर है। अब यहां पर ध्यान रखना, ये जो 172 सेंटीमीटर है बच्चे, तो देखो ये लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई भौतिक राशि हो जाएगी। मेरी बात समझना, लंबाई क्या हो जाएगी? यहां पे जो लंबाई है, जो लेंथ है, वह लेंथ एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? लेंथ एक प्रकार की भौतिक राशि है। मेरी बात समझना, लेंथ क्या है? लेंथ एक प्रकार की भौतिक राशि है। मैं फिर से बोल रहा हूं, लंबाई क्या है? लंबाई एक प्रकार की भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आप इसको संख्या के रूप में प्रकट कर पा रहे हैं, आप इसे संख्या के रूप में प्रकट कर पा रहे हैं, मतलब आप इसे माप पा रहे हैं या फिर तोल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जिसे मापा जा सके या फिर जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, तो भैया संख्या के रूप में आप किसको प्रकट कर पा रहे हैं? लंबाई को। तो इसलिए लंबाई क्या होगी? भौतिक राशि। और ये जो संख्या है, ये जो बच्चे न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, कई बच्चों को तो ये नहीं पता होता है न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है। तो बेटा ये जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, इसी को हम लोग कहते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं इसको? इसको परिमाण बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में मैग्नीट्यूड बोलते हैं, परिमाण। इसको क्या बोलते हैं? इसको परिमाण बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी मैथमेटिकल वैल्यू होगी, जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, जो संख्या होगी, संख्या को हमेशा हम क्या कहेंगे? संख्या को हमेशा हम परिमाण कहेंगे, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू कहेंगे, ठीक है, उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसके पीछे जो सेंटीमीटर लगा हुआ है, ये सेंटीमीटर, इसके पीछे जरा इस पे ध्यान देना बरखुरदार, ये जो पीछे सेंटीमीटर लगा हुआ है ना, ये क्या है? ये आपका मात्रक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये मात्रक हो जाएगा। इसे हम अंग्रेजी में यूनिट कहेंगे। तो ये तो हो गई आपकी क्या? फिजिकल क्वांटिटी। ये तो हो गई क्या भैया? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या हो गया सर? ये न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे। और ये क्या हो गया सर? हमारी यूनिट। तो ऐसा होता है बच्चे पूरा एक कंप्लीट, ठीक है। तो एक भौतिक राशि कंप्लीट कब होती है? तो एक भौतिक राशि के पास, ठीक है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और उस न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मात्रक होना चाहिए। तो उस न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए? उस न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए मात्रक होना चाहिए, ठीक है। तो मात्रक क्या है बच्चे?
तो मात्रक है, आप लिख सकते हैं मात्रक प्रत्येक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया कारक, ठीक है, स्वेच्छा से चुना गया कारक ही मात्रक कहलाता है। तो प्रत्येक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया कारक ही क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। तो इस बात को आप लोग समझने की कोशिश करो जिसको मैं आपको समझाना पा रहा हूं। चलिए, ये बात समझ में आ रही है, ये बात क्लियर है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, साहब। क्या होती है भौतिक राशि? तो देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। तो मैंने कहा, ठीक है, मैंने द्रव्यमान पूछा। जैसे ठीक है, आपके पिताजी ने आपको फोन किया, ठीक है, जैसे आपके पिताजी ने, ठीक है, फोन किया राहुल गुप्ता, मान लीजिए राहुल गुप्ता के पिताजी ने राहुल को फोन किया कि राहुल बेटा कहां पर है? तो राहुल बोला पापा मैं मार्केट आया हुआ था। अच्छा चल ठीक है, तू मार्केट आया है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा करना चीनी ले आना। पिताजी ने बोल दिया कि भाई ऐसा करना चीनी ले आना। अब राहुल जो अपने पापा से बहुत डरता है, ठीक है, और राहुल के पापा स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, ठीक है, थोड़े से मान लीजिए थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के हैं, और उन्हें जो है ना हर चीज डिसिप्लिन में चाहिए, सपोज हर चीज डिसिप्लिन तरीके से चाहिए उनको। अब राहुल के पिताजी ने बोल तो दिया कि भाई राहुल चीनी ले आना, ठीक है। अब राहुल को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सब चीनी लानी कितनी है? 1 किलो लानी है, 2 किलो लानी है, 5 किलो लानी है। अब राहुल सोच रहा है कि नॉर्मली तो घर पे 2 किलो चीनी आती है, पूरा महीना चली जाता है, लेकिन पता नहीं, ठीक, राहुल सोच रहा है कि अभी ठीक है 4-5 दिन बाद भैया की शादी भी है, तो हो सकता है कि भैया की शादी के लिए पापा पूरा कट्टा ही मंगा रहे हो, तो एक बार पापा से फोन करना जरूरी है। राहुल ने फिर से पापा को फोन किया कि पापा कितनी लानी है, ठीक है। तो पापा ने बताया, ठीक है, तो पापा ने सबसे पहले जो बताएंगे पापा वो होगी संख्या, वो होगा परिमाण। तो पापा ने कहा बेटा 25, और बाद में पापा जी बोलेंगे किलोग्राम। बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लीजिए कि मैंने द्रव्यमान इक्वल्स टू लिखा 25 किलोग्राम, ठीक है। तो ध्यान रखना बच्चे, ये जो 25 है, 25 ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये एक संख्या है। 25 क्या है? एक संख्या है, ऑब्वियस सी बात है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। और इसी न्यूमेरिक वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे बच्चे मैग्नीट्यूड, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे परिमाण, ठीक है, इसको बोलेंगे परिमाण। कई बच्चे अदिश और सदिश राशियों को रट लेते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें यह नहीं पता होता कि परिमाण होता क्या है। सच्ची बता रहा हूं, पता ही नहीं परिमाण क्या है, रटे ठीक है, चल रहा है काम, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान रखना। और बच्चे संख्या के रूप में प्रकट किसको किया जा रहा है? बोलो बाबू, संख्या के रूप में प्रकट किसको किया जा रहा है? तो संख्या के रूप में प्रकट किया जा रहा है इसको, किसको? इसको। तो संख्या के रूप में प्रकट किया जा रहा है इसको। तो ये क्या हो गई? ये हो गई भौतिक राशि। ये क्या होगी भाई? ये हो गई भौतिक राशि, भौतिक राशि। ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये हो गई फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। मेरी बात आई समझ में? तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी क्योंकि इसी को संख्या के रूप में प्रकट किया जा रहा है। तो इसको संख्या के रूप में प्रकट किया जा रहा है, ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या हुआ बाबू? ये हो गया मात्रक। मात्रक अगर इनमें से कोई भी एक अनुपस्थित है, इनमें से कोई भी एक प्रेजेंस नहीं है, बात समझ में आ रही है? इनमें से आप किसी एक का नाम ना लो तो बच्चे आपकी पूरी की पूरी भौतिक राशि इनकम्प्लीट हो जाएगी। जैसे पापा ने कहा 25, अब आप कंफ्यूज कि 25 क्या? 25 कुंटल लानी है, 25 किलो लानी है, 25 टन लानी है, या 25 ग्राम लानी है? बात समझ में आ रही है? तो 25 के बाद में मात्रक लगाना भी जरूरी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मात्रक लग जाने से भौतिक राशि कंप्लीट होती है बच्चे। ये बात समझ में आ रही है? तो मात्रक क्या है बच्चे? तो मात्रक स्वेच्छा से चुना गया एक, ठीक है, कारक होता है जो उस भौतिक राशि को कंप्लीट करता है, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा भी है, आप देखिएगा। तो मात्रक क्या है? तो मात्रक बच्चे प्रत्येक भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया एक कारक होता है, और इसी मात्रक के कारण बच्चे इस पूरी भौतिक राशि कंप्लीट होती है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि सर बीच में जो संख्या है इसी को परिमाण कहेंगे, जो लास्ट में है ये मात्रक होगा, ठीक है ना, और ये क्या होगा सर? ये आपका भौतिक राशि होगी। तो आप जिसे संख्या के रूप में प्रकट कर रहे हैं वो भौतिक राशि है।
तो जिसको संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है वो भौतिक राशि होती है, जो संख्या होती है वो परिमाण होता है, और बच्चे संख्या के बाद जो लगा होता है वो क्या होता है, वो मात्रक होता है। इतनी सी बात है बस। ठीक है, अब देखो फिजिक्स पढ़ने का तुम्हारा नजरिया चेंज हो गया होगा बस केवल। ठीक है, अभी 10 15 20 मिनट में आप क्या पढ़ने जा रहे हैं ना आगे, अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। वो पुरानी पुरानी रटी रटाई बातों को हम नहीं पढ़ने जा रहे। ठीक है, जो एग्जाम की डिमांड है ना बेटा, हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, यहां पे ध्यान रखना। तो एक बार मैं फिर से देखो रिकॉल करता हूं सारी चीजों को आप सब बच्चों के लिए, क्योंकि पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में आप ये तो मत सोचिए कि ठीक है दुनिया भर की चीजें मैं एक ही घंटे में करा दूंगा, शुरुआत में धीरे धीरे ही चलूंगा। ठीक है, तो देखिए मापन एवं मात्रक, ये हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है सर, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, मापन एवं मात्रक। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि सर क्वांटिटीज क्या होती है। तो क्वांटिटी अंग्रेजी में सिंपल है, लेकिन हिंदी में राशि क्या है, वही राशि है गोपी बहू वाली। चलिए, तो कुल मिला के बच्चों ये कौन सी राशि है, तो ये वो राशि है जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके। तो राशि क्या होती है, तो राशि वो होती है सर जिसे आप न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में, जिसे आप न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में, जिसे आप न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। जिसे भी आप न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें वह राशि होती है। मतलब अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, जिसको मापा या तोला जा सकता हो, जिसको मापा या तोला जा सकता हो वो क्या है बच्चे, वो राशि है। अब यहां पर बात करेंगे सर कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। चलो राशि तो सिंपल हमारे समझ में आ गई, भौतिक राशियां क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो सर भौतिकी के नियमों को जब हम संख्या के रूप में प्रकट करते हैं तो हम उन्हीं पदों को क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं, जो भौतिकी के नियमों को संख्या के रूप में, संख्या मतलब वही न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में। अब यहां पर ठीक है फिजिक्स में बच्चे, फिजिक्स में अब हम इसे न्यूमेरिक वैल्यू नहीं कहेंगे, फिजिक्स में अब हम इसे लिखेंगे क्या, मैग्नीट्यूड। क्या लिखेंगे बच्चे, मैग्नीट्यूड। तो मतलब भौतिक राशियां क्या है, जिसे हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसे हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। तो जिसको भी हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। ठीक है, यहां पर दो एग्जांपल मैंने लिए और मैंने समझाया कि न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, मात्रक क्या होती है और राशि। तो यहां पर मात्रक की डेफिनेशन भी आपको पता चल गई। ठीक है, राशि की भी डेफिनेशन पता चल गई कि राशि की डेफिनेशन मैंने यहीं पर आपको बता दी और मात्रक की डेफिनेशन मैंने आपको यहां पर बता दी। ठीक है, ये दो एग्जांपल हमने ले लिए। आइए अब हम बात करते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, और यहां पर आप लोग बच्चे से समझेंगे भौतिक राशियों को दो आधारों पर बांटा जाता है। देखिए दो वेस होते हैं भौतिक राशियों को क्लासिफाइड करने के। पहला होता है बच्चे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब उत्पत्ति के आधार पर। ऐसा बोला जाता है कि भौतिक राशियों को बांटे जाने का जो सबसे पहला आधार होता है वह होता है, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो भौतिक राशि को बांटे जाने का जो सबसे पहला आधार है वह होता है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा होता है बच्चे दिशा एवं परिमाण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। दिशा एवं परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर, परिमाण के आधार पर। और आज मैं आपको कई सारी चीजें नहीं बताऊंगा, देखो आप लोग समझ रहे हैं इसको, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो भौतिक राशियों को हम दो आधारों पर बांटते हैं। भौतिक राशियों को बांटे जाने के दो आधार होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, जो बांटे जाने का जो सबसे पहला आधार है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण के आधार पर। देखिए जब हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर मेरे प्यारे बच्चे ये तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती हैं। इनमें से सबसे पहले हम कहेंगे मूल राशियां या मूलभूत राशियां। जो सबसे पहले हम इसे बांटेंगे तो बांटेंगे मूलभूत राशियां, इनको अंग्रेजी में बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब अंग्रेजी में हमको इसलिए याद रखना है क्योंकि कई बार देवनागरी लिपि में उसने कई एग्जाम में पूछ लिया है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं। ठीक है, मूलभूत राशियां। दूसरा व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, इनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। और सारी चीजें आज आपकी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएंगी। डिराइव्ड क्वांटिटीज बच्चों, इनको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। और तीसरी होंगी आपकी
जिनको हम लोग कहेंगे पूरक राशियां। क्या कहेंगे बेटा? पूरक राशियां। पूरक राशियां, पूरक राशियां अंग्रेजी में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है, पूरक राशियां। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर हम इन्हें 3 भागों में बांटते हैं, मूलभूत राशियां फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज, पूरक राशियां कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और बच्चों दिशा एवं परिमाण के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, दिशा और परिमाण के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला अदिश राशियां, अदिश राशियां जिसको हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज। और आज भी एग्जामिनर बच्चे ठीक है 4 राशियों को लिख के पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी अदिश है और इनमें से कौन सी सदिश है। ठीक है, ठीक है, आज भी एग्जामिनर ऐसी बेवकूफी करते हैं कि वो आज भी पूछ लेते हैं 4 ठीक है राशियां रख देंगे, 4 क्वांटिटीज रख देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। चलिए, तो उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा होती है सदिश राशियां, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल है, आप इस बात को समझो बच्चों, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है कि इतना ज्यादा सिंपल है कि सर दिशा एवं परिमाण के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली होती है अदिश राशियां, दूसरी होती है सदिश राशियां। तो दिशा और परिमाण के आधार पर 2 प्रकार की हैं, अदिश और सदिश। क्या होती हैं सब समझेंगे, कौन कौन सी होती हैं सारी जान लेंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। और उत्पत्ति के आधार पर होती हैं 3 प्रकार की, मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ठीक है बच्चे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ये 3 प्रकार की होंगी बच्चे, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब सबसे पहले हम लेते हैं उत्पत्ति के आधार पर। देखिए, सबसे पहले हम इसे उठाते हैं भाई साहब उत्पत्ति के आधार पर, मतलब आई कहां से। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है, आई कहां से। तो मेरे प्यारे बच्चे, जो उत्पत्ति के आधार पर जो सबसे पहली है ना मूलभूत राशियां। ठीक है, आपको ये सुनकर बड़ा अचंभा होगा, तो हेडिंग डाल लेते हैं मूलभूत राशियां, मूलभूत राशियां। ठीक है बच्चों, और आपने इनकी डेफिनेशन खूब रटी होगी मूलभूत राशियों की। अब देखो मुझसे समझो कि मूलभूत राशियां है क्या। मूलभूत राशियों का मतलब होता है साहब जो वास्तव में एग्जिस्ट करती नहीं है। आप कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, ठीक है, ये तो संख्या में 7 होती है। मेरी बात समझो पहले पूरी। मूलभूत राशियों का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों जिनको मान लिया गया है। ठीक है, मूलभूत राशियों का मतलब क्या है, मूलभूत राशियों का मतलब है कि साहब जिनको मान लिया गया है, क्योंकि हम फिजिक्स के नियमों को आगे बढ़ा सकें, फिजिक्स के नियमों को आगे चला सकें, इसलिए इनको मान लिया गया है। ठीक है, तो फिजिक्स के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए, फिजिक्स के नियमों को आगे चलाने के लिए साहब ये मान ली गई हैं। अगर ये ना मानी जाती तो बाबू सच में फिजिक्स आगे नहीं चलती। बात समझ में आ रही, फिजिक्स आगे नहीं चलती। कई चीज मानी गई है। केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो केमिस्ट्री भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो केमिस्ट्री में जैसे परमाणु जो होता है वो पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है परमाणु, लेकिन परमाणु भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, हमें पता चला कि एक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अणु कई सारे परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये क्या होते हैं बच्चे, इनके बारे में नहीं पता। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को माना है। बात समझ में आ रही है, और हमें इनके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। सच में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में अभी तक, ठीक है, इतना डेवलप हो गया साइंस, लेकिन अभी तक हम वास्तव में ये पता नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ओरिजिन कहां से हुआ, इनका विकास कहां से हुआ, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, ये कैसे आए, नहीं पता बच्चे। देखिए, पूरा ब्रह्मांड हमने पढ़ लिया, पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमने एक एक चीज जान ली कि सर आकाशगंगा क्या है, सौर मंडल क्या है, तारे क्या है, ग्रह क्या है। ठीक है, दुनिया भर के बच्चे हमने जो है ना सैटेलाइट सेंड भेजे हैं, लॉन्च किए हैं, कभी इस ग्रह पर, कभी उस ग्रह पर, कभी यहां पर रोवर उतारा, कभी वहां पर रोवर उतारा, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। जबकि साइंस कितना डेवलप हो गया कि हम मार्स पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता कि एक्चुअली ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, बस केवल एक बिग बैंग थ्योरी है और वो भी एक अनुमान है। अब सोचो बच्चे, ऐसी बायोलॉजी की बात करें बच्चे तो बायोलॉजी में हमें सब कुछ पता है। बायोलॉजी में पता है कि बच्चे, ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका।
ठीक है। कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनता है, ऊतकों के मिलने से एक ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक तंत्रों के मिलने से अंग बनते हैं, अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनता है, अंग तंत्रों के मिल जाने से एक पूरा शरीर बनता है। हमें पता है बच्चे, ये बात समझ में आ रही है? ये बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन बच्चे एक कोशिका जिनसे मिलकर बनी हुई होती है, जैसे आपके न्यूक्लियस होता है, ठीक है, राइसोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रिका होता है, झिल्ली होती है, ये दुनिया भर की चीजें होती है मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन जो इनका पदार्थ होता है, देखिए इनका पदार्थ क्या है, इनमें प्रोटीन का है कोई बना हुआ, कोई वसा से मिलकर बना हुआ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो प्रोटीन मिलकर बना हुआ है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, लेकिन एमिनो एसिड किससे मिलकर बने हुए हैं ये नहीं पता। तो कुल मिला के, ठीक है ना, कहानी का निष्कर्ष क्या है? कहानी का निष्कर्ष ये है कि बच्चे, ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए ना कि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं बच्चों। तो इस क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित ज्ञान में भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, देखिए इनमें भी बहुत सारी चीजों को माना गया है जिससे कि साइंस आगे बढ़ सके, जिससे कि साइंस आगे चल सके। बात समझ में आ रही है? हमने बायोलॉजी में भी बहुत सारी चीजों को माना, ठीक है। बायोलॉजी में बच्चे जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग जिनसे मिलकर बने हुए होते हैं, उनके बारे में बेशक हमें पता हो, लेकिन उनकी भी फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, जो बच्चे उनकी जो बिल्कुल बेसिक जो यूनिट है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई हमें नहीं पता उनके बारे में। केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे बने हमें नहीं पता। ऐसी फिजिक्स में भी बच्चे हमें ये जो मूल राशियां हैं ना, जो मूलभूत राशियां, ये कैसे बनी नहीं पता, बस ये मानी गई है जिससे कि हम फिजिक्स के नियमों को आगे चला सकें, फिजिक्स के नियमों को आगे बढ़ा सकें। बस इतनी सी बात है, आप समझिए। मूलभूत राशियां शुरुआत में बच्चे 3 थी, इसके बाद 1960 में इसमें 4 और ऐड कर दी गई और वर्तमान में 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों से पूरा फिजिक्स आगे बढ़ता है। आप सोचो, इन 7 मूल राशियों से फिजिक्स आगे चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? चलिए, अब ये 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं तो आप सभी को पता होगा। देखिए, इसमें लंबाई है, ठीक है, इसमें मास है, द्रव्यमान है, इसमें समय है, इसमें, ठीक है, टाइम है, इसके बाद इसमें विद्युत धारा है, करंट है, विद्युत धारा है, ठीक है, इसमें आपका टेम्परेचर है, तापमान है, इसमें आपका ज्योति तीव्रता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, और इसमें आपका पदार्थ की मात्रा है, मोल ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मूल राशियां बच्चों हमने मानी, और इन 7 मूल राशियों को हमने इसलिए माना ताकि फिजिक्स के नियम हमारे आगे चल सके। बात समझ में आ रही है? फिजिक्स के नियम हमारे आगे चल सके, तो भौतिकी को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये माना, ठीक है। लेकिन बच्चे, एक लंबाई क्या होगी ये नहीं पता, ठीक है, एक द्रव्यमान क्या होगा नहीं पता। बात समझ में आ रही है? और देखिए, ये जो बच्चे 7 मूल राशियां है ना, इन 7 मूल राशियों के मात्रक भी हमने चुने हैं, इन 7 मूल राशियों के मात्रक भी चुने हैं। तो ये तो होगी मूलभूत राशियां, और इन्हीं मूलभूत राशियों को व्यक्त करने वाला कारक, इन्हीं मूल राशियों को व्यक्त करने वाले कारक क्या कहलाएंगे? मूलभूत मात्रक कहलाएंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो इन मूलभूत राशियों को व्यक्त करने वाले कारक क्या कहलाएंगे? ठीक है, इनके मूलभूत मात्रक कहलाएंगे। तो आपको पता है बच्चे, मूलभूत मात्रक लंबाई का क्या है? तो लंबाई का मीटर है, ठीक है, ये सब जानते हैं आप, बच्चों वाली बात है। द्रव्यमान का क्या है? तो द्रव्यमान का किलोग्राम है, ठीक है। समय क्या क्या है? समय का सेकंड है। अब ये बच्चों वाली बातें हो रही है, मुझे भी पता है। विद्युत धारा का क्या है? ठीक है, बताइए, विद्युत धारा का क्या है? फटाफट से बोलिए। ठीक है, एम्पियर है। टेम्परेचर का क्या है? केल्विन है, तापमान का। और आपका ज्योति तीव्रता का क्या है? ज्योति तीव्रता का बताइए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बताइए क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक, फटाफट से बोलिए ज्योति तीव्रता का। ठीक है, मुझे भी पता चले कि भाई आपकी नॉलेज कितनी है कितनी नहीं है। अर्पित त्यागी, चलिए ठीक है। तो ज्योति तीव्रता का किसी का अभी तक कमेंट नहीं आया, और वैसे कमेंट दुनिया भर के आएंगे। ठीक है, कैंडिला होता है बेटा, है ना। और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक, ठीक है, मोल होता है। ठीक है, तो ये हो गई एक तरफ मूलभूत राशियां, और ये एक तरफ क्या हो गए बच्चे आपके? ये हो गए मूलभूत मात्रक। ठीक है, मूलभूत मात्रक। अब मात्रक क्या होते हैं? भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए स्वेच्छा से चुना गया परिमाण।
ठीक है, या स्वेच्छा से चुना गया कोई भी बच्चे फैक्टर क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। ठीक है, तो मात्रकों के बिना भौतिक राशियां इनकम्प्लीट होती हैं, अपूर्ण होती हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैंडिला बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कैंडिला, क्या बात है, बहुत अच्छे, शानदार शानदार, जबरदस्त, बहुत अच्छे। चलिए ठीक है, ओके ओके ओके, गुड बच्चे। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अब हम आगे चलेंगे बच्चे पूरक राशियों पर। किस पर, पूरक राशियां। आप कहेंगे सर व्युत्पन्न राशियां तो आपने छुड़वा दी, ठीक है ना, आपने, ठीक है ना, डिराइव्ड क्वांटिटी तो छुड़वा दी, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, और आप डायरेक्ट किस पर आ गए सर, आप पूरक राशियों पर आ गए। क्यों आगे बच्चे पूरक राशियों पे, मैं बताऊंगा। पूरक राशियां संख्या में दो होती हैं। देखिए, एक होती है बच्चे आपकी समतल कोण, एक होती है समतल कोण, और एक होती है घन कोण। समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण मतलब प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, ठीक है, और घन कोण बच्चे इसको बोलेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, घन कोण। ये दो होती हैं बच्चे संख्या में, समतल कोण और घन कोण। ठीक है, तो पूरक राशियां संख्या में दो हैं, एक समतल कोण, एक घन कोण। ठीक है, अब मुझे पता है कई सारे बच्चों को पता ही नहीं कि समतल कोण और घन कोण क्या है। ठीक है, मैं बताऊंगा बेटा, मैं किस लिए हूं, मेरा काम क्या है, बतानी तो मेरा काम है। चिंता ना करो बेटा, मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन डिटेल और डीप में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, इतना डिटेल और डीप में मुझे नहीं जाना कि जो तुम्हारे लेवल को क्रॉस कर जाए। ठीक है, एक बेसिक सी चीज है जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की किताबों में होती है, मैं उन सबको क्लियर करवाते हुए चलूंगा, इनफैक्ट किताबों से भी ज्यादा करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल और डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोग जो है ना कांस्टेबल, लेखपाल और ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो ये बात समझो आप लोग। क्या समझाना चाह रहा हूं, समतल कोण प्लेन एंगल और घन कोण सॉलिड एंगल, ये दो प्रकार की होती हैं आपकी सर कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समतल कोण का जो मात्रक होगा वह होगा रेडियन। अब इसका नाम सुना होगा आपने, क्या हाँ सर नाम तो सुना है, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है सर, पूरक मात्रक, तो मैं लिख देता हूं पूरक मात्रक। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स, ये दो प्रकार का हो गया पूरक मात्रक, एक हो गया रेडियन, और इसका क्या होगा बेटा, घन कोण का, घन कोण का होगा स्टेरेडियन। क्या होगा, स्टेरेडियन, इसका होगा स्टेरेडियन। इतनी सी बात है। ठीक है सर, तो पूरक राशियां, अब देखो बच्चे, देखो समझो, 7 मूल राशियों को छोड़ दो। कितनी, 7 मूल राशियों को छोड़ दो, 7 ही तो है संख्या में, बोलो ना बाबू, ये 7 ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 मूल राशियों को छोड़ दो, और 7 ही मूल मात्रक होंगे इनके। ठीक है, 7 मूल राशियां, तो 7 ही इनके मूल मात्रक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक। ठीक है, ऐसे बच्चे पूरक राशियां जो है वो संख्या में दो है, समतल कोण और घन कोण। ठीक है, तो समतल कोण 1 2, और बच्चे दो ही इनके मात्रक होंगे। ठीक है, दो ही पूरक मात्रक होंगे, रेडियन और नंबर सेकंड स्टेरेडियन। मतलब 7 मूल राशियों को छोड़ दो, दो पूरक राशियों को छोड़ दो, इसके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं, तुम्हारी सर की कसम, सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। सारी कैसी है, सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। तो 7 मूल राशियां और 2 पूरक राशियां, इनको छोड़कर शेष जितनी भी तुमने सुनी होंगी, जैसे बल, कार्य, आवेग, संवेग, बलागुण, जड़ता गुण, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तुमने जितना भी सुना ना वे, जितना भी सुना, वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब एक बार मुझे थंब दे दो कि हाँ सर दिमाग में बैठा, और अभी रेडियन के बारे में भी समझाऊंगा, रेडियन स्टेरेडियन क्या होते। एक बार मुझे थंब दो, दो ऐसे करके, ऐसे 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 करके, दो फटाफट से। चलिए, अनुज प्रताप, अग्रज प्रताप, थैंक यू अग्रज। चलिए,
नहीं बेटा तुम्हारा कमेंट सो रहा है मनोज पंडित, बेटा तुम्हारा कमेंट आ रहा है, ठीक है। ओके बच्चे, चलिए बिल्कुल बच्चे, डिटेल इतना चल रहा है कि तुम्हारा वो रेडियो ऑपरेटर वाला है ना, हालांकि रेडियो ऑपरेटर की क्लास यूट्यूब पर तुम्हारी होगी, कोई और सर पढ़ाएंगे उसे रेडियो ऑपरेटर में फिजिक्स को, लेकिन तुम चिंता ना करो, रेडियो ऑपरेटर की भी तुम हवा निकाल दोगे इतने फिजिक्स से, टेंशन ना लो। हाँ बिल्कुल मोनू शर्मा कह रहे हैं सर जी मैं आपसे 20 किलोग्राम प्यार करता हूं चलो चलिए ओके, बहुत अच्छा शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ये बेसिक्स ही क्लियर होने चाहिए भाई, ठीक है। हाँ श्रवण श्रावण मौर्य आपके कमेंट शो हो रहे हैं बिल्कुल। अच्छा सर बाबू से नफरत है सर बाल खड़े कर लो चलिए, अतुल यादव का कमेंट है, ओके ओके। अवधेश आपका कमेंट दिख रहा है, सबका कमेंट दिख रहा है, कमलेंद्र का भी दिख रहा है, और वेक्टर एंड नॉन वेक्टर, हाँ बेटा उस पर भी आएंगे, ठीक है। सुलैन वेडिंग करके एक बच्चा है, गुरुजी वेक्टर एंड नॉन वेक्टर जी, ठीक है। एक बच्चा बोला है मौज कर दी सर क्या नाम है इसका, मौज कर दी वाले का, चलो चला गया। चलिए एक बच्चा बोल रहा है सर टेम्परेचर का मात्रक सेल्सियस होता है होता है बेटा, सेल्सियस भी होता है, धुआं धुआं कर दिया, चल बहुत अच्छी बात है, सिंपल सी बात है। अब देखो रेडियन क्या है, इसे समझ लो, है ना रेडियन क्या है, बस एक छोटी सी चीज, ठीक है, जो तुम्हें कहीं समझने को नहीं मिलेगी देखो ये एक वृत्त है, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप लोग ठीक है ना, ज्योमेट्री वगैरह पढ़ते होंगे, ठीक है, मैथ में, और सबका मैथ बहुत अच्छा होगा मैं ये मानता हूं, ठीक है। तो बच्चे ये क्या है, ये एक सर्किल है, ये एक वृत्त है, और एक वृत्त का केंद्र है, ये क्या है बच्चे, ये इसका केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, ठीक है। ये क्या हो गई बेटा, ये इसकी त्रिज्या हो गई आर, अरे बोलो ना, और त्रिज्या की वैल्यू सभी जगह समान होती है, ठीक है। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि पर जो लंब डाला जाता है उसी को त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की केंद्र से उसकी परिधि पर जो भी लंब डाला जाता है, ठीक है, उसी को त्रिज्या कहते हैं, और त्रिज्या की वैल्यू बच्चे पूरे वृत्त के लिए एक समान होती है, कभी भी नहीं बदल सकती। अच्छा अब हम क्या करेंगे सर, ठीक है, जितनी त्रिज्या है, मान लीजिए बच्चे त्रिज्या कितनी है, r इक्वल्स टू 5 मीटर, माना कि r इक्वल्स टू 5 मीटर, तो 5 मीटर का ही हम क्या लगाएंगे बच्चे, 5 मीटर का ही हम एक चाप लगा देंगे, क्या लगा देंगे बाबू, 5 मीटर का हम एक चाप लगा देंगे, ठीक है। तो 5 मीटर का हमने एक चाप लगा दिया, तो बच्चे ये हो गया चाप, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे आर्क, और ये हो गई आपकी क्या, त्रिज्या, रेडियस, ये हो गई त्रिज्या। अब आप देखिए कि जो आपने चाप अपॉन त्रिज्या किया, तो चाप बट्टे त्रिज्या करके आपने क्या निकाला, अपनी कोणीय विस्थापन निकाला, थीटा, क्या निकाला आपने, कोणीय विस्थापन, में आगे बताऊंगा कोणीय विस्थापन क्या होता है, बस आप इतना समझ लो कि चाप बट्टे त्रिज्या करके आपने बच्चे इन दोनों के बीच का जो एंगुलर डिस्टेंस है या जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, थीटा इक्वल्स टू होगा चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। क्या बोलेंगे आप बोलेंगे आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब यहां पर बताओ बच्चे कि आर्क कितना है, तो आर्क भी 5 मीटर है सर, क्योंकि जितनी त्रिज्या थी उतना ही हमने चाप लिया, बोलो लिया ना। तो सर आर्क भी कितना था, 5 मीटर था, त्रिज्या भी कितनी थी सर, 5 मीटर थी, तो 5 मीटर से 5 मीटर कट गया, इक्वल्स टू 1 रेडियन आया, क्या आया बेटा, 1 रेडियन आया। मेरी बात समझ में आ रही है, ये होता है रेडियन। तो रेडियन क्या होता है, रेडियन होता है चाप बट्टे त्रिज्या, और रेडियन एक्चुअली क्या है, रेडियन जो है वो कोणीय विस्थापन है, वो कोणीय दूरी है, बात समझ में आ रही है। जैसे ठीक है एक समतल, ठीक है ना, मान लीजिए बच्चे कि लीनियर मोशन हो रही है, लीनियर मोशन का मतलब समझते हो, हिंदी में लीनियर मोशन को बोलेंगे, ठीक है ना, समतल में गति, लीनियर मोशन को बोलेंगे समतल में गति। तो समतल में गति हो रही है, जैसे एक लड़का ठीक है आगरा में है और एक लड़का ग्रेटर नोएडा में है, तो आगरा से ग्रेटर नोएडा की जो बच्चे दूरी होगी, ठीक है, वो कैसी होगी, वो समतल में होगी, आगरा से ग्रेटर नोएडा समतल में होगी। तो आगरा से ग्रेटर नोएडा मान लीजिए 150 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर समतल में है, आगरा से ग्रेटर नोएडा समतल में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ठीक है एक वृत्त है, एक गोलाकार झूला है, जो नुमाइशों में होता था ना, बड़ा बड़ा झूला होता था, एक झूला था, एक झूले में बच्चे एक दोस्त है जो नीचे वाली बोगी में है और एक दोस्त है ऊपर वाली बोगी में।
बस। तो उनके बीच की दूरी क्या है, उनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे आप? तो क्योंकि बच्चे वो ठीक है वृत्तीय गति कर रहे हैं, वो समतल में गति नहीं कर रहे, ठीक है। उनकी गति कैसी है, उनकी गति वृत्तीय गति है। तो वृत्तीय गति में आप इस नीचे वाले से ऊपर वाला जो है, एक दोस्त नीचे है, एक दोस्त ऊपर है बेचारा। अब दोनों के बीच की आप दूरी जब निकालोगे तो वो आप कोणीय विस्थापन से निकालोगे, उसको कोणीय दूरी कहेंगे। और कोणीय दूरी क्या होती है, अब आप समझ गए ना कोणीय दूरी क्या होती है? तो कोणीय दूरी होती है बेटा चाप बट्टी त्रिज्या, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होती है कोणीय दूरी? चाप बट्टी त्रिज्या होती है। तो ये हो गया 1 रेडियन। और ध्यान रखना, अब आप कहेंगे सर इसको तो हम हमेशा से थीटा को हम हमेशा से डिग्री में याद करते हुए आए, इसको तो सर हमेशा डिग्री में याद करते हुए आए। हमने सर आज तक इसको ठीक है रेडियन में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हमारे मास्टर ने भी हमसे स्कूल में बोला कि भाई ऐसा है ठीक है 15 डिग्री का एक वो बनाओ, ठीक है ना, कोण बनाओ, या फिर 25 डिग्री का एक कोण बनाओ, या 35 डिग्री का एक कोण बनाओ, या फिर एक ठीक है ना समकोण बनाओ, या फिर एक न्यून कोण बनाओ, या फिर 90 डिग्री का बनाओ। ऐसे तो पढ़ते हुए आए हम, है ना, 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 50 डिग्री का, 70 डिग्री का। तो सर ये डिग्री तो आपने बताया नहीं, आपने तो रेडियन में बताया। तो बेटा मैं बता रहा हूं 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है ठीक है लगभग 57 डिग्री। कितना बेटा? 57 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री, 57 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन मोटा मोटा 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री। तो मतलब ये 1 रेडियन है पूरा, ये पूरा क्या है बच्चे? पूरा 1 रेडियन है। इस पूरे 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? इसमें टोटल बच्चे 57 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री हो जाएंगे? 57 डिग्री हो जाएंगे। यहां से यहां तक 1 रेडियन में कितने डिग्री? 57 डिग्री होते हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि रेडियन क्या होता है। अगर ये वृत्त ना होकर ये एक बच्चे गोला होता, ये वृत्त ना होकर एक ठोस गोला होता, तो मेरे प्यारे बच्चे इस ठोस गोले में चाप और त्रिज्या का अनुपात स्टीरेडियन होता। ये वृत्त है, तो वृत्त में चाप और त्रिज्या का अनुपात क्या है? रेडियन। वृत्त में, एक वृत्त में, ध्यान दो बच्चे, एक वृत्त में चाप और त्रिज्या का अनुपात क्या है? रेडियन। अगर ये वृत्त ना होके ये एक ठोस गोला होता, ठीक है, आपको सर पढ़ाएंगे ज्योमेट्री में, ठीक है, गोला पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ठोस गोले में चाप और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? स्टीरेडियन होगा। तो ठोस गोले में चाप और त्रिज्या का अनुपात बच्चे स्टीरेडियन होगा, और बच्चे वृत्त में चाप और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? रेडियन होगा। मेरी बात आई समझ में? एक बार थम्स अप करो, एक बार थम्स अप करो। प्रयागराज में लगाया झूला। चलिए तेजस्वी खारे जी बच्चे, अतुल कुमार थैंक यू सो मच। चलिए अविनाश कुमार, और प्रयागराज में लगाया झूला, ज्योति कह रही है। चलिए बहुत अच्छा है। चलिए मजा आ गया, बहुत अच्छे। चलिए सर आप कहाँ से हैं? लव यू टू बच्चों, लव यू ऑल। चलिए ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई सबको। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब बात हम करेंगे व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां, राशियां, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां। तो भैया व्युत्पन्न राशियां क्या है? ऐसी राशियां, ऐसी राशियां, सच क्वांटिटीज, ऐसी राशियां, ठीक है, जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। तो ऐसी राशियां जिन्हें मूलभूत राशियों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र नहीं होती, ध्यान रखना बच्चे, ये स्वतंत्र नहीं होती, ये मूल राशियों की भांति
ये मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती, ये मूल राशियों की तरह स्वतंत्र नहीं होती। स्वतंत्र नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती बच्चे स्वतंत्र? क्योंकि इनको व्युत्पन्न राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। सॉरी, क्यों नहीं होती? क्योंकि इनको मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, इसलिए मूल राशियों की तरह ये स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। और जबकि जो मूल राशियां हैं बच्चे, ये स्वतंत्र होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं, ये स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। इन्हें व्यक्त करने के लिए, सेकंड पॉइंट, इन्हें व्यक्त करने के लिए, इन्हें व्यक्त करने के लिए, ठीक है, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती, ठीक है। तो इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र होती है, ठीक है। पूरक राशियां बच्चे ये अलग ही होती है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में? व्युत्पन्न राशियां, जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है। जैसे बच्चों, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। एग्जाम्पल देखो, आपने बचपन से सुना होगा कि चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है ना। चाल बराबर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बताओ, ठीक है बच्चे, अब देखो यहां पे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब देखना, मेरा साथ देना तुम लोग, तुम्हें मजा आएगा। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब यहां पर ये जो दूरी है ना, ये दूरी जो है, देखिए जरा ध्यान से देखो दूरी को। दूरी बेसिकली क्या होती है? तो दूरी होती है भैया कुल तय की गई लंबाई। दूरी बेसिकली क्या है? तो दूरी है कुल तय की गई लंबाई। मुंह उठा के लंबाई तय कर दो, दूरी है। हाँ, समझ में आ रही है? मुंह उठा के कोई भी लंबाई तय कर दो, दूरी है। तो दूरी क्या है भैया? ठीक है, दूरी है तय की गई लंबाई, तय की गई लंबाई, ये दूरी है, लंबाई। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या लंबाई मूल राशि है कि नहीं? बिल्कुल है, लंबाई मूल राशि है। और बच्चे क्या, ठीक है, समय मूल राशि है कि नहीं? कि हाँ सर, समय भी मूल राशि है। तो देखो भैया, लंबाई, ठीक है, ये भी मूल राशि, समय ये भी मूल राशि। और जब आपने लंबाई का, ठीक है, समय में अनुपात दिया, या लंबाई और समय का जब आपने अनुपात ज्ञात किया, तो इसी लंबाई और समय का अनुपात ही क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। लंबाई और समय का अनुपात ही स्पीड कहलाता है। मतलब आप किसी भी समय में जो भी लंबाई तय करते हैं वो आपकी चाल है, ठीक है। किताबों में है एकांक समय में, तो हाँ बिल्कुल, अगर दो ऑब्जेक्ट है तो समय सेम होना चाहिए, और समान समय में, ठीक है, ऑब्जेक्ट, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जितनी भी दूरी तय कर रहे हैं वो उनकी अलग अलग चाल होगी, ठीक है। तो आप किसी भी समय में जो भी लंबाई तय कर रहे हैं, किसी भी समय में आप जो भी लेंथ कवर कर रहे हैं, जो भी आप दूरी चल रहे हैं, वो आपकी क्या है? चाल है। वो क्या है बाबू? वो आपकी चाल है। मेरी बात आप समझना, ठीक, ध्यान से कान खोल के। तो एक बात बताओ, क्या आप चाल को, ठीक है, लंबाई और समय के बिना प्राप्त कर पाते? नहीं। अगर लंबाई और समय ना होता तो सच्ची बताना बाबू, ठीक है, क्या आप चाल को कभी प्राप्त कर पाते? क्या आप चाल को कभी मेजर कर पाते? नहीं। देखिए, क्योंकि बच्चे चाल कब निकली है? चाल निकली है लंबाई और समय के अनुपात से, ठीक है। समय का लंबाई में भाग देने से चाल निकली है। अरे बोलो ना यार, ठीक है ना, समय का लंबाई में भाग देने से चाल निकली है, ठीक है। तो चाल किसकी सहायता से निकली? लंबाई और समय की सहायता से। लंबाई क्या है? लंबाई मूल राशि। अरे बोलो ना, लंबाई क्या है? लंबाई मूल राशि। समय क्या है? समय मूल राशि। दोनों ही मूल राशि हैं। और अगर ये दोनों मूल राशियां ना होती तो क्या बच्चे आप इस व्युत्पन्न राशि को प्राप्त कर पाते? नहीं, ठीक है। क्या प्राप्त कर पाते? नहीं। तो व्युत्पन्न का मतलब ही होता है डिराइव्ड। इसको अंग्रेजी में ही कहते हैं डिराइव्ड। जो डिराइव्ड हुई है, जो डिराइव्ड हुई है, किससे डिराइव्ड हुई है? मूल राशि से डिराइव्ड हुई है। जो मूल राशि से डिराइव्ड हुई है वो ही क्या है? व्युत्पन्न राशि है। बात समझ में आ रही है? तो जो मूल राशि से निकल कर आई है वही व्युत्पन्न राशि है, जो मूल राशि से डिराइव्ड हुई है वही व्युत्पन्न राशि है। ये बात आप कान में अच्छे से डाल लो बेटा अपनी में, ठीक है ना, बढ़िया तरह से एकदम इसको, ठीक है, फीड कर लो कि हाँ सर ये बात हमारे समझ में आ गई। अब आगे से हमारे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इस बात को लेकर, ठीक है। अब ऐसी चाल आपने ज्ञात कर ली, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा बच्चे बल। तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है सर द्रव्यमान, ठीक है, गुणा त्वरण, त्वरण, ठीक है। अब द्रव्यमान तो हमें पता है कि सब द्रव्यमान कैसी राशि है?
द्रव्यमान सीधा का सीधा मूल राशि है, ये तो हमें पता है कि सर द्रव्यमान मूल राशि है। लेकिन त्वरण जो है, त्वरण को डिकोड करेंगे तो त्वरण होगा सर वेग बट्टे समय, वेग बट्टे समय। और सब जब वेग को डिकोड करेंगे तो वेग होगा आपका, ठीक है, विस्थापन बट्टे समय, वेग होगा विस्थापन बट्टे समय, ठीक है। तो वेग अकेला क्या होगा, विस्थापन बट्टे समय, वेग अकेला। और मेरे प्यारे बच्चे ये विस्थापन क्या है, तो विस्थापन भी एक्चुअली लंबाई ही है। विस्थापन भी क्या है बेटा, विस्थापन भी लंबाई है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि त्वरण इक्वल्स टू हो जाएगा लंबाई बट्टे समय, बट्टे समय। तो अगर एक बात बताओ, अगर लंबाई और समय ना होता, बाबू बोलो, अगर लंबाई और समय ना होता तो क्या कभी आप त्वरण को ज्ञात कर पाते? नहीं। अरे बोलो, अगर लंबाई और समय ना होता, क्योंकि लंबाई, समय और ये वाला समय, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही मूल राशियां हैं। और अगर ये तीनों मूल राशियां ना होती, अगर ये तीनों मूल राशियां ना होती बच्चे, तो क्या आप कभी भी बल को ज्ञात कर पाते? नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए ये भी मूल राशि, ये भी मूल राशि, इन दोनों मूल राशियों की सहायता से बल ज्ञात हुआ। तो इसलिए बल कैसा है, इसलिए बल व्युत्पन्न राशि है। कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। अदिश और सदिश तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझो जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। हाँ, विस्थापन क्या है मैं आगे बताऊंगा कि वो मिनिमम है कि मैक्सिमम है, ये मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन अभी देखिए, मैंने बस आपको इतना बताया कि सर डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, बस इतनी सी बात है, ठीक है बच्चे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट एक लंबाई है, विस्थापन एक लंबाई है, ठीक है। तो देखो, बल क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। द्रव्यमान तो सीधा सीधा मूल राशि है, ठीक है सर, हमारी बात समझ में आ गई कि द्रव्यमान सीधा सीधा मूल राशि है। लेकिन जो त्वरण है, त्वरण क्या है सर, त्वरण है वेग बट्टे समय। चल, समय तो हमें पता है सर, समय मूल राशि है, लेकिन वेग क्या है, तो वेग सर विस्थापन बट्टे समय है। अच्छा सर, ये समय भी हमें पता है कि ये समय मूल राशि है, लेकिन सर ये विस्थापन क्या, तो विस्थापन भी एक तरह की सर लंबाई है। अच्छा तो ठीक है, तो ये क्या है, लंबाई बट्टे समय बट्टे समय। तो ये क्या आ गया बच्चे, तो ये आ गया लंबाई बट्टे समय स्क्वायर, लंबाई बट्टे समय स्क्वायर, लंबाई बट्टे समय स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो लंबाई भी मूल राशि और बच्चे समय भी मूल राशि, इन दोनों मूल राशियों की सहायता से क्या निकला, इन दोनों मूल राशियों की सहायता से आपका बल निकला। अगर ये दोनों मूल राशियां ना होती बच्चे, द्रव्यमान और लंबाई और समय, अगर ये मूल राशियां ना होती तो क्या कभी आप बल का मान निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। तो बल बच्चे किन से आया, मूल राशियों से आया, इसलिए बल क्या है, इसलिए बल बच्चे आपका व्युत्पन्न राशि है। ऐसे ही अब हम बात करेंगे कार्य। तो कार्य बराबर क्या है, तो कार्य बराबर बोलो बल गुणा विस्थापन है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, ठीक है। अब देखो यहां पर सब लोग ध्यान दो, विस्थापन क्या है सर, तो विस्थापन लंबाई है, डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लंबाई है, मिनिमम लेंथ है, ठीक है। इनिशियल और डेस्टिनेशन पॉइंट की जो मिनिमम लेंथ होगी वो लंबाई, ठीक है, विस्थापन कहलाएगी। चलिए, तो ये तो सर लंबाई तो सीधा सीधा क्या हो गया, मूल राशि हो गई, लंबाई तो सीधी सीधी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। लेकिन सर बल, तो बल क्या है, तो बल मैंने अभी आपको बताया सर, बल इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या है, बल इक्वल्स टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल क्या है भाई, द्रव्यमान गुणा त्वरण है, बल गुणा त्वरण है बल, ठीक है। अब यहां पे ये, ठीक है, द्रव्यमान ये क्या हो गया सर, ये मूल राशि हो गई, द्रव्यमान मूल राशि हो गई, ठीक है। अभी त्वरण क्या है, तो त्वरण भी सर क्या है, वेग बट्टे विस्थापन, सॉरी वेग बट्टे, ठीक है, समय, वेग बट्टे समय। अब यहां पर ये समय जो है सर, समय भी क्या है, समय भी मूल राशि है सर, देखो समय भी मूल राशि है। अब ये वेग क्या है सर, तो वेग है विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय, विस्थापन बट्टे समय। और सर ये जो विस्थापन है, ये विस्थापन क्या है सर, लंबाई, ये विस्थापन भी एक लंबाई है, तो ये भी क्या है सर, मूल राशि, ये भी क्या है, एक मूल राशि। बात समझ में आ रही है। तो देखो बच्चे, ये जो कार्य निकल कर आया ना, ये कार्य मूल राशियों की सहायता से निकल कर आया। बात समझ में आ रही है, ये जो कार्य निकल के आया, कार्य किसकी सहायता से आया, ये मूल राशियों की सहायता से आया। देखो यहां पे कार्य इक्वल्स टू बल गुणा विस्थापन। तो विस्थापन क्या है बच्चे, विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है, देखो विस्थापन क्या है,
विस्थापन मिनिमम लेंथ है, तो विस्थापन जो लंबाई है बच्चे वो मूल राशि हो गई, बात खत्म। अब यहाँ पे बल क्या है, तो बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो द्रव्यमान क्या है, मूल राशि, बात खत्म बच्चे। त्वरण क्या है, बेग बट्टे समय, बेग क्या है, विस्थापन बट्टे समय, और विस्थापन भी क्या है, लंबाई, और लंबाई क्या है सर, लंबाई मूल राशि है। तो कुल मिला के देखो कितनी मूल राशियों से निकल कर आया, तो मेरे प्यारे बच्चे ये 3 मूल राशियों से निकल कर आया, मास, लेंथ, ठीक है, और बच्चे किससे, टाइम से। किससे निकल कर आया, ये मास, लेंथ और टाइम से निकल कर आया, मास, लेंथ और टाइम, इन 3 मूल राशियों से निकल कर आया आपका क्या, कार्य। बोल निकल कर आया, मास है, ये रहा सर मास, लेंथ है, ये रही सर लेंथ, ये रही लेंथ, ये रही लेंथ, टाइम है, ये रहा सर टाइम। ठीक है, इन 3 मूल राशियों से निकल कर आया है, मास से, लेंथ से और टाइम से। इन 3 मूल राशियों से क्या निकला, कार्य। तो कार्य कैसी राशि हो गई, कार्य व्युत्पन्न राशि हो गई। हाँ, बिमा भी चिंता ना करो बेटा, बिमा भी निकाल के बताएंगे, ठीक है, बिमा भी निकाल के बताएंगे जबरदस्त तरीके से। बिमा भी तुम चुटकियों में निकाल दोगे बिमा, और ठीक है, किसी की भी तुम्हें बिमा रटने की जरूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है। किसी एक की भी तुम्हें बिमा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तुम चिंता ना करो। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम लोग क्या पढ़ने जा रहे हो आगे फिजिक्स में, किस लेवल का फिजिक्स पढ़ने जा रहे हो, ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। क्या भाई, अब बोलो कितना प्यार करते हो मुझसे, कभी बोलोगे। चलिए, केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा। एक बच्चा बोला सर आपका सब कुछ समझ में आता है, बेस्ट टीचर हो। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, मन नहीं करता अपने तारीफ पढ़ने का, लेकिन चलो ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। कृष्णकांत दुबे जी हैं, हाँ बिल्कुल सर, डायमेंशन पूछी जा सकती है। चलिए, ज्योति का कमेंट है। चलिए, लो चौरसिया जी तुम, ठीक है। आयुष गुप्ता, पिटोगे वे। चलिए, चलिए, ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, लव यू ऑल, ओके, बाय बाय। ग्रामीण प्रवेश में मिलेंगे, ठीक है, 9 बजे। तो 9 बजे मिलेंगे ग्रामीण प्रवेश में लेखपाल वाले बच्चों, ठीक है, और पॉलिटी में मिलते ही अब फिजिक्स से भी मिलना स्टार्ट कर देंगे रोजाना, फिजिक्स में भी। ओके, लव यू ऑल बच्चों, आप अपना ख्याल रखो, बढ़िया तरह से रहो।